दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज रीड का पेपर हुआ है लेवल 2 का, उसके अंदर में जो उर्दू का पेपर हुआ है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर जो 31 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है वो ये है कि गुन्नाई तरीका किसकी तदरीस में मुअस्सिर होता है। 31 नंबर का गुन्नाई तरीका किसकी तदरीस में मुअस्सिर होता है, ये वाला। तो गुन्नाई तरीका सबसे पहले समझ लें कि किसे कहते हैं। गुन्नाई तरीका कहते हैं कि गुनगुना के या गा कर कोई आपको समझा रहा है तो उसको कहते हैं गुन्नाई तरीका। जैसे कि कोई टीचर क्लास के अंदर आया और वो आपको कुछ सॉन्ग या कुछ भी गा कर समझा रहा है तो इसको कहते हैं गुन्नाई तरीका। ठीक है, तो इस तरह से समझाने से भी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको समझ में आ जाती हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि गुन्नाई तरीका किसकी तदरीस में मुअस्सिर होता है, कि ऐसा कौन सा लेसन है, किस टाइप का लेसन है कि जिसको आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अगर आपको उस लेसन को पढ़ाते हुए अगर आपको टीचर गुन्नाई तरीके से यानी गुनगुना के अगर आपको वो बात बताता है तो आपके माइंड में ज़्यादा बैठती है और उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसा कौन सा तरीका है जो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसके अंदर ये तरीका मुअस्सिर होता है। तो इसको कहेंगे हम, इसका आंसर है बी, तदरीस नज़्म में। ए पर तदरीस नसर दिया है तो इसके अंदर भी मुअस्सिर नहीं होता। सी पर तदरीस कवाइद, डी पर तदरीस इंशा, लेकिन इसका आंसर है बी, तदरीस नज़्म में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। नमूने की बुलंद खानी बजरिया होती है। ए पर है कि एक तालिब इल्म के ज़रिए से, बी उस्ताद के ज़रिए, सी दो तलबा के ज़रिए, डी इज्तिमाई तौर पर तलबा के ज़रिए। तो नमूने की बुलंद खानी बजरिया होती है, किसके ज़रिए होती है? इसका आंसर है बी, एक उस्ताद के ज़रिए। ठीक है, इसका आंसर बी है, एक उस्ताद के ज़रिए। नमूने की बुलंद खानी का मतलब है कि जब टीचर क्लास के अंदर में आपको कोई लेसन पढ़ा रहा है तो सबसे पहले वो खुद ज़ोर ज़ोर से आपको एक लेसन जो है पढ़कर सुना रहा है तो इसको कहते हैं नमूने की बुलंद खानी। तो वो सबसे पहले जो हक है और जो एक तरीका है, रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल तदरीस का, वो ये है कि एक टीचर जब क्लास के अंदर आए तो वो जब लेसन पढ़ा रहा हो तो सबसे पहले खुद ज़ोर ज़ोर से तमाम स्टूडेंट्स के सामने एक लेसन को पढ़े। तो नमूने की बुलंद खानी बजरिया होती है उस्ताद के ज़रिए। चलिए, तो 33 नंबर पर हमारा एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि पढ़ना सिखाने में जुज़ से कुल की जानिब तरीक़ाकार कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पढ़ना सिखाना यानी दो चीज़ें होती हैं, पढ़ना और सिखाना, यही इसी को कहते हैं दर्स व तदरीस। ठीक है, आपको टीचिंग करवा रहा है, टीचर जो है आपको पढ़ा रहा है तो इसी को कहते हैं पढ़ना सिखाना। तो जब वो आपको पढ़ा रहा है या सिखा रहा है तो उसके अंदर में आपको वो जो समझा रहा है तो वो अगर जुज़ से कुल की जानिब जो तरीक़ाकार है वो क्या कहलाता है? ए पर है तहलीली तरीका, बी पर हुरूफ तहजी का तरीका, सी पर है तरकीबी तरीका और डी लफ्ज़वारी तरीका। तो इसका आंसर है सी, तरकीबी तरीका। इसको तरकीबी तरीका कहते हैं कि यानी अगर आप किसी को पढ़ना सिखाना कर रहे हैं और पढ़ना सिखा रहे हैं तो उस टाइम पे अगर आप पहले जुज़ से कुल की जानिब अगर बात को बता रहे हैं और उसको समझा रहे हैं तो इस तरीके को तरकीबी तरीका कहते हैं। इसके ऊपर मैं एक आपको मिसाल देता हूं। जैसे आपने एक स्केलेटन लिया, हड्डियों का ढांचा, और उसको सामने रखकर आप उसकी पहले उंगली वाली हड्डी को पकड़कर अगर उसे समझा रहे हैं कि ये उंगली है, फिर उसके बाद में ये हाथ है, ये सर है, और फिर लास्ट में कह रहे हैं कि ये पूरा मिलकर बन गया एक स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा। तो इस तरह से इसको कहेंगे कि ये जुज़ से कुल की जानिब जा रहे हैं। और अगर आप पहले स्केलेटन के लें कि ये पूरा स्केलेटन है और फिर उसके बाद में उसकी जब डेफिनेशन कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि ये इसकी उंगलियां हैं, ये इसका हाथ है, ये इसके पाँव की उंगलियां हैं। अगर उसके बाद में अगर उसकी छोटी चीज़ों को बता रहे हैं तो इसको कहते हैं कुल से जुज़ की तरफ। तो यहाँ पर है जुज़ से कुल की तरफ। तो इस तरीके को जो कहा जाता है वो तरकीबी तरीका कहा जाता है। तो 33 का जो क्वेश्चन है कि पढ़ना सिखाने में जुज़ से कुल की जानिब तरीक़ाकार कहलाता है, इसका आंसर है सी, तरकीबी तरीका। ठीक है। 34 पर है क्वेश्चन कि मशहूर माहिर तालीम कम्युनिस्ट ने जिस तरीक़े तदरीस की सिफारिश की थी वो है। ये 34 क्वेश्चन है। मशहूर माहिर तालीम कम्युनिस्ट ने जिस तरीक़े तदरीस की सिफारिश की थी वो है। ए लफ्ज़वारी तरीका, बी सौती तरीका, सी जमावारी तरीका और डी किस्सावारी तरीका।
तो इसका आंसर है डी, किस्सावारी तरीका। इसलिए कि मशहूर माहिर तालीम जो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने जो तरीका तदरीस यानी पढ़ाने का जो अंदाज बयान किया है, तो उसके अंदर उन्होंने एडवाइस की थी कि आप ऐसे कीजिए, किस्सावारी तरीके को अपनाइए। ये बेटर होगा स्टूडेंट्स के लिए कि आप कहानियों को उसके अंदर डाल दीजिए और कहानी के साथ में एक साइड में फ़ोटो भी लगा दीजिए ताकि पढ़ने वालों को ईजी हो, मतलब दुश्वारी और पेश ना आए। तो इसका जो आंसर है वो डी है, किस्सेवारी तरीका। अब आते हैं हम नंबर 35 पर। 35 पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि नसरी सबक को पढ़ाने की इब्तिदा होनी चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। एक होता है नज़म वाला सबक और एक होता है नसरी सबक। नज़म वाला सबक मैंने पहले भी बता दिया था आपको, वो होता है कि जिसके अंदर आखिर के वर्ड्स जो होते हैं लगभग सेम होते हैं। जैसे कि गाना, तो गाने के अंदर देखा होगा आपने कि आखिर वाले वर्ड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, जिससे गाने का जो वजन होता है वो सेट सा लगता है। और इसी तरह से नस्र होता है, जैसे कि कोई कहानी बयान कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी भी तरीके को मद्देनज़र नहीं रखा जाता और डायरेक्ट कोई भी कहानी बयान करने शुरू कर देते हैं, तो इसको कहते हैं नसरी तरीका, जिसमें कहानी वगैरह बयान की गई हो, डायरेक्ट किसी भी वजन का ख्याल ना रखा गया हो। तो ये नस्र है जिसके अंदर किसी भी वजन का ख्याल ना रखा गया हो। तो क्वेश्चन ये है कि जो जिसके अंदर कहानी वगैरह बयान की गई हो और ऐसा जिसके अंदर वजन का ख्याल ना रखा गया हो, ऐसे सबक को अगर पढ़ा रहे हैं तो इस पढ़ाने की इब्तिदा किससे होनी चाहिए? ए पर है ऐलान सबक से, बी पर इनफरादी बुलंद खानी से, सी पर नमूने की बुलंद खानी से और डी पर है तमहीद से। तो इसका क्वेश्चन है डी, तमहीद से, कि सबसे पहले जो टीचर आएगा क्लास के अंदर और वो इसके जब बच्चों के सामने जब वो लेसन मतलब उनको पढ़ाएगा तो सबसे पहले वो तमहीद बयान करेगा, यानी पीछे वाले जो सबक है उसके बारे में कुछ बताएगा ताकि वो उनको समझने में आसानी हो, पीछे वाले को आगे वाले से जोड़ेगा और उसका रब्त पैदा करेगा। तो नसरी सबक को पढ़ाने की इब्तिदा होनी चाहिए, वो इसका इस क्वेश्चन का आंसर है डी, तमहीद से। ठीक है, तो चलिए 36 नंबर पर है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इस जुमले में इस्म है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये एक तरह का टेंस है, ठीक है, सेंटेंस है, और इसके बारे में कह रहे हैं कि उर्दू का ये वर्ड है, ये मतलब जुमला है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। इस जुमले में इस्म क्या है? देखिए, इसके अंदर मैं जो है ये फाइल है, ठीक है, ये मैं फाइल है, और कल जो है ये ज़र्फ़े ज़मान बोल सकते हैं इसको, और दिल्ली जो है ये एक इस्म है, ठीक है, और जाऊंगा ये एक फेल है, जाना। तो इसमें इस्म कौन सा है? दिल्ली है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया नीचे, तो कि ए में तो मैं जो है ये इस्म है, या बी में कल है, और सी में दिल्ली, और डी में जाऊंगा। तो इसमें इस्म जो है वो दिल्ली सी है। नंबर 37 नंबर पर फिर क्वेश्चन आ रहा है कि ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं? ज़मीर जैसे कि इंग्लिश के अंदर हम बात करें आई, यू, ही, शी, तो इस तरह की जो ज़मीरें होती हैं इनको ज़मीर कहते हैं, ठीक है, इसमें इशारा जिसे बोलते हैं। तो ये जो ज़मीरें हैं, ये जो हैं इस ज़मीरें हैं, इनकी किस्में कितनी होती हैं? इन ज़मीरों को कितनी किस्में होती हैं? तो इनकी जो किस्में होती हैं ज़मीरों की, वो होती हैं, उसके अंदर में 4 ऑप्शन दिया में कि ए 2 हैं, या बी पर 4, सी 3, डी 5। तो इसकी जो किस्में होती हैं ज़मीर की वो 5 होती हैं, ठीक है, याद रखें। ठीक है, तो अब देखिए 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर, कश्मीरी शाल बहुत गर्म होते हैं, इस जुमले में सिफते निस्बती है। कश्मीरी शाल बहुत गर्म होते हैं, इस जुमले में सिफते निस्बती है। तो ए पर है शाल, बी बहुत, सी होते हैं, और डी कश्मीरी। तो इसका जो आंसर है वो है डी, कश्मीरी। वो किस तरह से? इन्होंने पूछा है कि कश्मीरी शाल बहुत गर्म होते हैं, यानी कश्मीर की जो चादर होती है जो हम सर्दियों के अंदर ओढ़ते हैं सर्दी से बचने के लिए, उसको शाल कहते हैं उर्दू के अंदर। तो कश्मीर की जो शाल है, इस जुमले के अंदर सिफत निस्बती क्या है? तो कश्मीरी ये सिफत निस्बती है, क्योंकि इसकी एक सिफत है कश्मीरी होना। शाल की एक सिफत है कश्मीर एक जगह का नाम है और शाल एक चीज़ का नाम है, इस्म का नाम है। लेकिन ये इस्म जो है इसके अंदर एक सिफत आ गई कश्मीरी होना, तो इस वजह से इसकी निस्बत जब कश्मीर की तरफ की तो ये सिफत निस्बती हो गई।
तो डी जो है कश्मीरी, ये इसकी सिफत निस्बती है। 9 नंबर पर है कि जिस चलिए तो अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, जिस पर काम का असर वाक़ हो उसे कहते हैं। जिस पर काम का असर वाक़ हो उसे कहते हैं ए फेल, बी मफूल, सी फाइल, डी मजहूल। तो इसका आंसर है मफूल। जिस पर काम का असर वाक़ हो उसे कहते हैं बी मफूल। इस वजह से कि जब आपने कोई काम किया, मिसाल के तौर पर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उस बुक को जब पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ने का जो असर हो रहा है वो बुक पर हो रहा है, क्योंकि उसका इफेक्ट बुक पर पड़ रहा है डायरेक्टली, कि आप उस बुक को पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से बुक जो है वो मफूल हो गई। ठीक है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया बी मफूल। हाँ, तो इसी तरह से आगे भी बहुत सारी वीडियोस, अगर आप उर्दू में अगर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ग्रेड जो भी है आप तैयारी करना चाह रहे हैं उर्दू की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे, तो इस बात का ख्याल रखें और वीडियो को लाइक भी करते रहें। ठीक है, तो 39 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40, वावेन की पहचान यानी अलामत है। वावेन की पहचान यानी अलामत है। इसमें ए पर इस तरह का मार्क दिया हुआ है, ठीक है, और बी पर भी मार्क है, एक क्वेश्चन मार्क है, और सी पर भी, और इसी तरह से डी पर भी है। तो यहाँ पर ए है इस क्वेश्चन का आंसर। क्यों है? इस वजह से कि वावेन, वावेन कहते हैं दो वाव को। ठीक है, उर्दू के अंदर में दो वाव जो होते हैं उनको वावेन कहते हैं। जैसे कि ये एक हो गया वाव और ये हो गया दो, तो ये दो वाव मिल गए तो ये हो गए वावेन। और इसी तरह से यहाँ पर जब आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से दो वाव रहते हैं, और इसी वजह से दो वाव को मिलाकर बना दिया वावेन। तो ये कोई महत्वपूर्ण जब बात आती है तो इंपॉर्टेंट बात के दोनों साइड में लगाया जाता है, तो ये वावेन की अलामत यही है जो दो वाव की तरह, उर्दू के दो वाव की तरह दिखती है, जो कि ए पर है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ ए। तो दोस्तों अब ये 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे हल, और यहाँ तक अगर आपके आंसर सही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए उसके बाद में 41 से 45 तक के जो आंसर हैं वो इसी पैराग्राफ से हमको देने हैं। तो मैं डायरेक्ट बिना पढ़े आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 41 पर है कि गरीब शख्स का क्या नाम था। तो इसका आंसर ए पर नासिरुद्दीन, बी हमीदुद्दीन, सी वहीदुद्दीन, डी नज़ीरुद्दीन। तो इसका आंसर है ए नासिरुद्दीन। देखिए यहाँ पैराग्राफ में भी दे रखा है, नासिरुद्दीन ने उससे कहा, सॉरी यहाँ पर गरीब शख्स रहता था, उसका नाम नासिरुद्दीन था। पैराग्राफ में आ गया तो मैंने बता दिया आपको। 42 आगे 41 हो गया, तो उसके बाद में है 42 पर क्वेश्चन नंबर है लफ्ज़ शख्स की जमा है, यानी लफ्ज़ शख्स की का बहुवचन आप बोल सकते हैं हिंदी के अंदर, कि लफ्ज़ शख्स का बहुवचन क्या है या प्लूरल क्या है। इंग्लिश के अंदर प्लूरल कहते हैं, तो उसी तरह से लफ्ज़ शख्स का प्लूरल या बहुवचन क्या है। ए पर है शुखूस, बी शख्सी, सी अशखास, डी तशख्खुस। तो इसका जो आंसर है वो है अशखास। जो इसका राइट प्लूरल आता है वो है अशखास। ठीक है, शुखूस भी नहीं आता, शख्सी भी नहीं, तशख्खुस भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा 42 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और उसके बाद में नंबर 43 क्वेश्चन क्या है, लफ्ज़ खुश मिजाज का मुतजाद है। लफ्ज़ खुश मिजाज ये एक उर्दू का वर्ड है, खुश मिजाज मतलब अच्छी तबीयत वाला। तो इसका मुतजाद यानी अपोजिट जिसे बोल सकते हैं हम, अपोजिट क्या है। ए पर है बदगुमान, बी पर है बेवकूफ़, सी पर है खुश कलाम, डी पर बदमिजाज। तो लफ्ज़ खुश मिजाज का आंसर है डी बदमिजाज। तो चलिए 43 हमारा हो गया आंसर क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 44 पर है नासिरुद्दीन का पड़ोसी कहाँ जा रहा था। ठीक है, ये पैराग्राफ का क्वेश्चन है, नासिरुद्दीन का पड़ोसी कहाँ जा रहा था। तो इसका जो पड़ोसी है वो ए पर है कि किसी की तदफीन में जा रहा था, या बी में बिलाल सौदागर के यहाँ दावत में, सी किसी की शादी में, डी किसी की मुलाकात पर। तो इसका आंसर है बी बिलाल सौदागर के यहाँ दावत में जा रहा था पड़ोसी। ठीक है, नासिरुद्दीन का पड़ोसी। देखिए पैराग्राफ में भी दिखा देता हूँ कि पड़ोसी ने जवाब दिया, जी हाँ बिलाल सौदागर के यहाँ दावत में जा रहा हूँ। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45, मंदरजा झेल में से कौन सा जोड़ा सही है? ए मुजक्कर और जिंदगी का जोड़ा सही है, या बी मुअन्नस और गांव, सी मुजक्कर जमाना, डी मुअन्नस सौदागर। तो देखिए मुजक्कर कहते हैं उर्दू के अंदर आप बोल सकते हैं मेल को, मुजक्कर इक्वल टू मेल, ठीक है। और मुअन्नस की बात करें तो कहते हैं फीमेल को। मुजक्कर कहते हैं मेल को और मुअन्नस कहते हैं फीमेल को। तो अगर आप जिंदगी की बात करें तो यहां पर जिंदगी जो है ये मुअन्नस है, तो ये जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। इसी तरह से बी है, तो इसमें गांव जो है ये मुजक्कर है, मुअन्नस नहीं है, इसलिए कि हम ऐसे बोलेंगे कि वो गांव खूबसूरत था, ये नहीं कहेंगे कि वो गांव खूबसूरत थी। तो इस तरह से नहीं कहेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये गांव जो है ये मुजक्कर है, न कि मुअन्नस। और सी पर जिस तरह से आ रहा है मुजक्कर जमाना, तो ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि हम कहते हैं कि जमाना खूबसूरत था, ये नहीं कहेंगे कि जमाना खूबसूरत थी या जमाना गुजर गई, ये नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे जमाना गुजर गया। तो इनका जोड़ जो है बिल्कुल राइट है। और डी पर जो है मुअन्नस सौदागर, तो सौदागर जो है ये मुजक्कर है, ठीक है, ये मुअन्नस नहीं है। सौदागर कोई औरत नहीं है, बल्कि वो एक मर्द था। तो इस तरह से सौदागर जो है ये मुजक्कर है, न कि मुअन्नस। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है, मुजक्कर जमाना। तो आपको ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपना 45 नंबर क्वेश्चन जो है हल हो गया। तो अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर पर है कि तदरीस कवाइद में मदारिस में जो रिवायती तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो है, यानी तदरीस कवाइद यानी कवाइद को पढ़ाने के टाइम पर जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनके अंदर जो रिवायती यानी पुराना जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वो कौन सा तरीका है? तो उसके अंदर ए पर है गिनाई तरीका, बी तरीका वजाहत, सी इस्तिखराजी तरीका, डी जुमलावारी तरीका। तो इसका आंसर है सी इस्तिखराजी तरीका। वो किस तरह से कि इस्तिखराजी तरीका कहते हैं कि मालूम से नामालूम की जानिब नामालूम से मालूम की जानिब उनको समझाना, पहले नामालूम चीज़ों को बताया जाए और उसके बाद में मालूम चीज़ों की तरफ इशारा किया जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं इस्तिखराजी तरीका, और ये कदीम तरीका है, रिवायती तरीका है जो आज भी चला हुआ आ रहा है। तो इसका आंसर है सी इस्तिखराजी तरीका, ठीक है। तो हमारा 46 भी हो गया। तो 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? इस्तिक़राई तरीक़ा तदरीस में इक़दाम किया जाता है, यानी इस्तिक़राई तरीका जब बयान करते हैं तदरीस के अंदर तो उसका जो है अंदाज क्या होता है, यानी किससे शुरू करके किसकी तरफ चलते हैं, मतलब कहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो इसके अंदर ए पर है मुजर्रद से मकरून की जानिब, बी मकरून से मुजर्रद की जानिब, सी पर है नामालूम से मालूम की जानिब, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, इसलिए कि ए जो मुजर्रद से मकरून की जानिब, ये भी इसका आंसर नहीं है। मकरून से मुजर्रद की जानिब और नामालूम से मालूम की जानिब, तो ये तो फिर हो गया इस्तिखराजी तरीका, तो ये भी नहीं है। तो ये इस्तिक़राई तरीका जो है इनमें से कोई भी नहीं है, चारों में से, तीनों में से, चारों में से, ठीक है। तो ये डी वाला जो है ये आंसर इसका राइट है कि इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। तो अब 48 नंबर क्वेश्चन नंबर 48 कि किस ज़माने की तालीम में अमली ज़िंदगी की तरबियत पर जोर दिया गया था? ऐसा कौन सा ज़माना गुजरा है जिसके अंदर प्रैक्टिकली लोगों को तरबियत पर जोर दिया गया? तो इसका आंसर है डी। ए पर है होमर के ज़माने की तालीम में, बी पर है कदीम यूनानी दौर की तालीम में, और सी है एथनस की तालीम में, डी स्पार्टा की तालीम में। तो इसका आंसर है डी स्पार्टा की तालीम में, ठीक है। उसके बाद में ये 48 हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 पर है किस तरीक़े तालीम में दर्जों की बजाय तजर्बागाहें यानी लेबोरेटरीज होती हैं? इसका आंसर ए पर मंसूबाई तरीक़े तालीम, बी मोंटेसोरी तरीक़े तालीम, सी किंडरगार्टन तरीक़े तालीम, डी डाल्टन प्लान। जो इसका जो आंसर है वो है किंडरगार्टन तरीक़ा तालीम, सी, ठीक है।
क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लेबोरेटरीज बनाई जाती हैं और बच्चों के सामने उनको मतलब कोई भी बच्चों को पढ़ाने का अंदाज ये रहता है कि वहाँ पर बॉल्स हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं। लेबोरेटरीज में जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, तो इस तरह की एक लेबोरेटरी बनाई जाती है जिसके अंदर में सब चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाती हैं बच्चों को। बॉल को बताने के लिए बॉल का यूज़ किया जाता है, इसी तरह से और चीज़ों का। तो इसका आंसर है सी। 49 क्वेश्चन भी आपका हो गया हल। क्वेश्चन नंबर 50, डाल्टन प्लान का तरीक़ा तालीम किस माहिर तालीम से मंसूब है? ए थॉर्नडाइक, बी हर्बर्ट, सी मिस हेलन पार्कहर्स्ट, डी मोंटेसोरी। तो इनमें से कौन सा है? इसका आंसर है दोस्तों सी, मिस हेलन पार्कहर्स्ट। ये अमेरिका की लेडी थी, इन्होंने ही डाल्टन प्लान का तरीक़ा तालीम जो है इन्हीं से मंसूब है और इन्होंने इसके लिए एडवाइस किया। तो इसका आंसर है सी, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पर है कि अहमक के माना होते हैं। अहमक के माने क्या होते हैं? ए समझदार, बी अक्लमंद, सी बेवकूफ़, डी दाना। ठीक है, तो अहमक के माना होते हैं सी, बेवकूफ़। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे तू तो कितना अहमक है इंसान है, मतलब तू कितना बेवकूफ़ इंसान है। तो इसका आंसर है सी, बेवकूफ़। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन हो गया आपका हल। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52, सोने पर सुहागा होना ये क्या है? ए मुहावरा, बी ज़रबुल मिसल, सी कहावत, डी रोज़मर्रा। तो ये ए पर मुहावरा है। ठीक है, ये इजी है, इसको बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और ये हो गया आपका क्वेश्चन हल 52। और 53, क्वेश्चन नंबर 53, लफ्ज़ नक्श की जमा है, यानी लफ्ज़ नक्श की जमा क्या आती है? ए मतलब प्लूरल क्या है, वही बात होगी ना कि प्लूरल बहुवचन लफ्ज़ नक्श का क्या आएगा? तो इसमें नक्शों नहीं आता, बल्कि उर्दू के अंदर जो जमा होती हैं या प्लूरल होते हैं वो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में जिस तरह से ई एस या एस का यूज़ करने से वो बहुवचन बन जाए, प्लूरल बन जाए, इस तरह से यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर इसकी मुख्तलिफ ही जमा होती हैं, इसी वजह से यहाँ पर इसकी जो है प्लूरल पूछी जाती है उर्दू की ग्रामर में। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं हमसे 53 पर कि लफ्ज़ नक्श की जमा है, मतलब जमा क्या है? तो ए पर नुकाश, ठीक है, बी पर नक्शा, सी नकाइस, डी नुकूश। तो इसकी जमा जो है लफ्ज़ नक्श की नुकूश आती है, डी। ठीक है, ये इसकी जमा है। क्वेश्चन नंबर 54, लफ्ज़ खुर्शीद का मुतरादिफ है, यानी इससे मिलता जुलता कोई वर्ड क्या है लफ्ज़ खुर्शीद से? ए चांद, बी सूरज, सी आसमान, डी सितारा। तो बी सूरज, ये इसका मुतरादिफ है। खुर्शीद के माना भी सूरज के ही लगभग आते हैं, तो बी इसका सूरज, ये मुतरादिफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, लफ्ज़ कसीर के माना है, यानी लफ्ज़ कसीर का तर्जुमा या मीनिंग क्या है? ठीक है, इसको मतलब आसान भाषा में क्या कहेंगे, इसके मीनिंग क्या है? ए कम, बी बराबर, सी उम्दा, डी ज़्यादा। तो इसका आंसर है डी, ज़्यादा, यानी लफ्ज़ कसीर के मतलब हैं ज़्यादा। आपके 55 तक क्वेश्चन हो चुके हैं हल। और अगर आपके यहाँ तक क्वेश्चन सही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, उसके बाद के जो क्वेश्चन है 56 था 60, ये भी इसी मुहावरे के अंदर से ही आपको इनका जवाब, ये पैराग्राफ के अंदर से आपको इसका जवाब देना है। तो चलिए मैं डायरेक्ट ही आपको आंसर दे देता हूँ इसके। 56 नंबर, मुसाफिर मायूसी के आलम में मस्जिद के एक कोने में बैठ गया, इस जुमले में फेल है, क्या है? आया बैठ गया फेल है, या मस्जिद में मुसाफिर, डी मायूसी। तो इसके अंदर बैठना ये एक फेल है। बैठना, काम, कोई भी काम करना हो उसे फेल कहते हैं। उर्दू के अंदर कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसको फेल कहते हैं। जैसे खाना ये एक फेल है, पीना एक फेल है, सोना एक फेल है। कोई भी काम हो जिसको आप करते हैं तो उस काम को क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। तो यहाँ पर बैठ गया ये एक काम हो गया, तो ये फेल है। तो इसका आंसर है ए, बैठ गया, ये फेल है जुमले के अंदर। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका हल। और उसके बाद में है 57, क्वेश्चन नंबर 57, मुसाफिर ने जवाब दिया क्या बताऊं? मुसाफिर ने जवाब दिया क्या बताऊं, मुसीबत का मारा हूं। इस जुमले में फ़ाइल है, मतलब इस जुमले में फ़ाइल क्या है? ए मुसीबत, बी जवाब, सी मुसाफिर, डी क्या बताऊं। तो मैंने ऊपर बताया कि जो फेल होता है, जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, मारना, कोई भी काम हो, उस काम को करने वाला जो होता है उसको फ़ाइल कहते हैं। तो यहाँ पर मुसाफिर ने जवाब दिया क्या बताऊं, मुसीबत का मारा हूं, यानी मुसाफिर जो है, कौन मुसीबत का मारा है? मुसाफिर मुसीबत का मारा है ना। तो यहाँ पर मुसाफिर जो है ये फ़ाइल है,
ये काम को करने वाला है। ठीक है, मुसाफिर ने जवाब दिया, तो मुसाफिर ने जवाब देने वाला कौन है? यहाँ पर मुसाफिर है, तो मुसाफिर जवाब दे रहा है, तो मुसाफिर ये फाइल है, तो इसका आंसर है सी मुसाफिर। क्वेश्चन नंबर 58, लेकिन यहां आकर मुझे और भी मायूसी हुई, इस जुमले में कौन सा जमाना पाया जाता है? नंबर ए पर है माजी मुतलक, बी मुस्तकबिल, सी हाल, डी माजी नातमाम। तो इसको इस अंदाज से समझ सकते हैं, माजी मुतलक कहते हैं सिंपल जो पास्ट होता है उसको कहते हैं माजी मुतलक, बी मुस्तकबिल यानी जो आने वाला जमाना है। ठीक है, जो आने वाला है, अभी आया नहीं है लेकिन आने वाला है, फ्यूचर को बोलते हैं। सी हाल यानी प्रेजेंट को, और डी माजी ना तमाम यानी जो पास्ट जो नाकिस हो यानी पूरा ना हुआ हो, अधूरा हो उसको। तो यहाँ पर ए यानी यहाँ पर ये बात तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन यहाँ आकर मुझे और भी मायूसी हुई, यानी ये बात उन्होंने पूरी कर दी है, ये मायूसी हमें हो चुकी है, तो ये माजी मुतलक है, ना तो ये पास्ट है ना फ्यूचर है, सॉरी ना तो ये फ्यूचर है ना ही ये प्रेजेंट है, बल्कि ये माजी मुतलक है, ए यानी सिंपल पास्ट है जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से ये माजी ना तमाम भी नहीं है, तो इसका आंसर है 58 का ए। उसके बाद में 59 नंबर, क्वेश्चन नंबर 59, मुसाफिर शहर में किससे मिलने आया था? ये पैराग्राफ के अंदर से इन्होंने क्वेश्चन लिया है कि मुसाफिर शहर से में किससे मिलने आया था? ए दोस्त से, बी खलीफा से, सी मस्जिद के इमाम से, डी अपने रिश्तेदार से। तो इसका आंसर है बी खलीफा से। इसको मैं दिखा देता हूं आपको पैराग्राफ में कि मुसाफिर क्या कह रहा है। शहर इसलिए आया था कि खलीफा के पास जाऊंगा, तो मतलब खलीफा से ही वो मिलने आ रहा था। ठीक है, इसका आंसर हो गया खलीफा से, मतलब इसका आंसर हो गया मुसाफिर शहर में किससे मिलने आया था? बी खलीफा से। ठीक है, और आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर हमारा। ठीक है, ये क्या है? उस शख्स ने मुसाफिर की सारी बिपता सुनी, इस जुमले में कौन सा फेल पाया जाता है? इस जुमले में कौन सा फेल पाया जाता है? ए फेल लाजिम, बी फेल नाकिस, सी फेल मुताद्दी, डी फेल अम। तो फेल लाजिम तो नहीं है, बल्कि इसका आंसर है सी फेल मुताद्दी। वो कैसे? कि जिस भी काम को आप कोई भी सेंटेंस बयान कर रहे हैं और उसके अंदर ने का वर्ड आ रहा है, खास तौर पर ख्याल रखें, तो वो फेल मुताद्दी होता है, और यहाँ चूंकि आ रहा है तो इसलिए इसका आंसर है सी फेल मुताद्दी। ठीक है, हाँ, और फेल लाजिम की मिसाल मैं आपको दे देता हूं एक, जैसे कि वो गया, ठीक है, वो आया, तो ये फेल लाजिम है। ठीक है, लेकिन यहां पर आ रहा है उस शख्स ने मुसाफिर की सारी बिपता सुनी, तो ये फेल मुताद्दी है क्योंकि इसके अंदर ने का वर्ड आ चुका है। ठीक है, तो ये फेल मुताद्दी हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। और इस तरह की और भी हम वीडियोस लाते रहेंगे, तो ऐसी अगर आपने और भी वीडियोस देखनी है और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की या थर्ड ग्रेड की उर्दू की आपने तैयारी करनी है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।